नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिए अपने कमरे से सुनील कुमार बोल रहा हूं। हमारे साथ मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे दिनेश आकुला। दिनेश आकुला तेलंगाना और आंध्र दोनों की राजधानी जो है हैदराबाद, 2 दिन पहले तक थी, शायद अब खत्म हो गई है एक स्टेट के लिए। वहां बसे हुए जर्नलिस्ट हैं। वो टेलीविजन चैनलों में भी उन्होंने काम किया है, उसके पहले छत्तीसगढ़ के अखबारों में काम किया है। देश के बड़े बड़े चैनलों में कई तरह के उन्होंने काम किए, रिपोर्टिंग से लेकर वो चैनल हेड भी रहे। इन दिनों वो नए नए तरह के मीडिया पर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया में पत्रकारिता में जितने तरह की महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप फेलोशिप हो सकती है, वो तमाम दिनेश आकुला ने पाई हुई हैं। मुझको उनकी जानकारी बड़ी देर से लगी, मेरी उम्र निकल गई थी, तो मैं दिनेश से रश्क भर कर सकता हूँ कि उनको इतनी स्कॉलरशिप मिल गई, मैं कुछ नहीं पा सका। दिनेश हमारे अखबार के लिए बीच बीच में लिखते भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, बुनियादी तौर पर छत्तीसगढ़ बीच बीच में आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के संपर्क में रहते हैं। अभी आंध्र और तेलंगाना, इन दो राज्यों के आम चुनाव के नतीजे बड़ी चर्चा में हैं। बड़ी चर्चा में कई वजह से हैं। एक तो यह है कि शायद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपने घुसने की हसरत जो है वो शायद इस इलाके से शुरू कर रही है। शायद इसलिए कि बीआरएस, जो कि तेलंगाना की एक सत्तारूढ़ पार्टी थी अभी कुछ महीने पहले तक, वो मटियामेट हो गई है लोकसभा चुनावों में। शायद इसलिए कि आंध्र में दोनों चुनाव एक साथ हुए हैं, लोकसभा के और विधानसभा के। वहां पर चंद्रबाबू नायडू जितनी ताकत के सामने तेलुगु देशम पार्टी के सामने आए हैं, और मोदी को आज गठबंधन की सरकार बनाने के लिए दिल्ली में उनकी जरूरत लग रही है, चंद्रबाबू नायडू की। आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी, चंद्रबाबू नायडू उसके साथ में थे, और चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली जाते थे तो कैबिनेट मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में बैठ के चंद्रबाबू का रास्ता देखते थे। मेरे एक दोस्त थे, मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर थे, सुनील टंडन। वो उस वक्त अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर थे। उन्होंने चंद्रबाबू को दिल्ली ले जाकर केंद्र सरकार से इतनी चीजें मंजूर करवाई थी। उन्होंने हैदराबाद के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया था। वो चंद्रबाबू को 2 बार अमेरिका ले जाकर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से मिलवा चुके थे, और यही वजह थी कि बेंगलोर से माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस जो बेंगलोर में शुरू होने वाले थे वो हैदराबाद में फिर आखिर में आए। तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, वो एनडीए की पिछली सरकार जो थी अटल बिहारी की, उस समय एक सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री थे। जो चाहते थे वो दिल्ली से अपने राज्य के लिए करवा लेते थे। उन्होंने आसमान पे पहुंचाया था आंध्र को, अविभाजित आंध्र को, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब फिर चंद्रबाबू का सिक्का दिल्ली में चलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। अब फिर कहते हैं कि मोदी को जिन 2 बैसाखियों की जरूरत है, उसमें एक चंद्रबाबू हैं और एक बड़े अनप्रिडिक्टेबल है, नीतीश कुमार हैं। क्या होगा पता नहीं। तो हम दिनेश से आज, दिनेश आकुला जर्नलिस्ट हैं, हैदराबाद में बसे हुए, हम उनसे समझना चाहेंगे कि इस आम चुनाव के नतीजे आंध्र और तेलंगाना के लिए क्या हैं। दूसरा, आंध्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिससे वहां की सरकार बनने वाली है, जनता ने क्या नतीजा दिया है, वहां पर अपना कौन सा फैसला दिया है। दिनेश, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन। दिनेश, मैं समझना चाहता हूं कि आंध्र और तेलंगाना, पहले एक बुनियादी सवाल लोगों के मन में उठेगा कि ये दोनों राज्य बने तो एक साथ थे, 1 से 2 बने थे। आंध्र से आंध्र और तेलंगाना 2 बन गए। इनमें चुनाव अलग अलग समय क्यों हो रहा है? तेलंगाना का चुनाव 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ के विधानसभा के साथ हुआ। अब आंध्र का विधानसभा का चुनाव जो है वो इस लोकसभा चुनाव के साथ हो रहा है, ऐसा क्यों है? सर 2014 में जून 2 तारीख को इस स्टेट का बाइफिकेशन हुआ था। हाँ। जब तब तक चुनाव हो चुके थे। हम्म। तो जब तो जो चुनाव पहले हुआ था वो तेलंगाना, तो तेलंगाना ने क्या किया, जब चुनाव का डेट जब हुआ था उस समय से उन्होंने किया था। और जब आंध्रा का नया चुनाव जब हुआ था
हाँ। 2014 के बाद जब 2019 में जब चुनाव हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा कि हम लोकसभा के साथ करवा लेंगे, एक अच्छा। साथ करवा लेंगे। अच्छा। तो इसलिए नवंबर और मई के बीच में ये दो चुनाव हो रहे हैं। ठीक ठीक। अब मैं ये समझना चाहता हूं, हम पहले तेलंगाना से शुरू करते हैं क्योंकि चंद्रा बाबू का बड़ा हिस्सा आंध्र वाला है। जी तेलंगाना छोटा मुद्दा रहेगा। तेलंगाना के नतीजे मैं देख रहा था, आपने मनी कंट्रोल पे जो रिपोर्ट लिखी है अभी, उसको मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि ये रिकॉर्डिंग का समय आ गया। तो अच्छा है, मैं आपसे सुन ही लूंगा पढ़ने के बजाय, कुछ हिस्सा पढ़ा है मैंने उसका। जी हमारे जो दर्शक दिनेश आकुला की रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो moneycontrol.com एक बड़ी प्रमुख वेबसाइट है। उस पे दिनेश आकुला इस पूरे चुनाव में लगातार लिखते रहे हैं। आप उस पे जाकर और खुलासे से उसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम समझते हैं दिनेश, ये तेलंगाना का जो चुनाव रहा, जो केवल लोकसभा का था, कितनी सीटें थी, पहले सीटें किसके पास कितनी थी? अभी वहां पर कांग्रेस पार्टी जो कि वहां स्टेट गवर्नमेंट पर सत्तारूढ़ है, उसके पास, बीजेपी के पास, और बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति, केसीआर जो मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी, इन तीनों के बीच में इन नतीजों का बंटवारा कैसे हुआ है? सर, ये काफी इंटरेस्टिंग चुनाव रहा है तेलंगाना के हिसाब से। 2014 में जब स्टेट डिवाइड हुआ था, उस समय से आपको याद होगा कि बहुत सालों से तेलंगाना मूवमेंट का एक माहौल था यहाँ पर। जब 14 में तेलंगाना बना, उस समय से जो लोकल रीजनल पार्टी था, तेलंगाना राष्ट्र समिति उस समय उसका नाम था, बाद में बन के बीआरएस हो गया था। उस समय वो काफी एक बड़े स्ट्रेंथ और एक पावर के साथ वो सरकार में आई थी। जब पीक में जब थी वो सरकार, जब मूवमेंट पीक में थी, तो उस समय 119 सीट्स है तेलंगाना में असेंबली में, और 17 सीटें लोकसभा में। उस समय वो 66 के आसपास जीते थे। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जब चुनाव हुआ था 19 में, तब 88 सीट्स वो जीते थे। उसके बाद बाकी पार्टियों से पोच करके 103 तक चले गए थे। तो 119 में 103 उनके पास था। और मैं कंपैरिजन 19 और 24 का करूंगा, ये 5 साल के बीच में करूंगा। जी। तो 2019 में 17 में से जब बीआरएस पीक में था, तो उस समय उन्हें 9 लोकसभा मेंबर्स उनके पास थे, 9। अच्छा। अच्छा। 4 बीजेपी के पास और 3 कांग्रेस के पास। अच्छा। तो कांग्रेस एक तरीके से साइडलाइन हो चुका था 10 सालों में। हाँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिवाइव किया कांग्रेस, और कांग्रेस के रिवाइवल के पीछे आप सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट या पॉइंट्स देना चाहें, वो है रेवंत रेड्डी। हाँ। रेवंत रेड्डी पहले टीडीपी में थे, वो टीडीपी से 17 के बाद कांग्रेस ज्वाइन किए। उसके बाद यहाँ पर वो पीसीसी के अध्यक्ष बने, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने पूरा जो मैन पावर था, पूरा केडर था, उसको कंसोलिडेट किया, लोगों को जोड़ा, और जोड़ के जो उन्होंने जो नवंबर में, पिछले साल नवंबर में जो चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने 10 साल के एक स्ट्रॉन्ग बीआरएस गवर्नमेंट को डिफीट किया। और हाँ। डिफीट छोटा मोटा नहीं था, एक बार अच्छा डिफीट था, क्योंकि 103 से उन्होंने बीआरएस 33 सीट्स पे आ गई थी। जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चुनाव था, नवंबर दिसंबर में रिजल्ट्स आए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और हाँ। मई, 5 महीने में, 5 महीने के अंदर जो बीआरएस था, वो जिसके पास 9 थे 5 साल पहले, और 5 महीने से पहले ही उन्होंने चुनाव हारे थे, हाँ। इस 5 महीने में 9 से वो सीधा जीरो में आ गया लोकसभा में। जीरो में? जीरो में। जी। और उनका जो 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 केसीआर की एक नेशनल एम्बिशन थी, इसलिए उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का जी नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया था, ऐसे ही कुछ जी था? ऐसे ही जी कोई बिल्कुल। एम्बिशन थी? तो जी भारत राष्ट्र समिति उन्होंने नाम रखा और खुद तेलंगाना से ही पूरे उजड़ गए। पहले जी राज्य की सत्ता चली गई और अब पता लग रहा है कि इनके पास एक भी सांसद नहीं बचा। सांसद ही नहीं बचा। 35% जो वोट शेयर था, वो करीब करीब 17 या 19 के बीच गिर गया। और जो डाउनफॉल हुआ है, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बांट लिया है इस हम्म। वोट शेयर को। हाँ। और इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट है वो है कि 17 में से कांग्रेस 19 में 3 थे, वो 8 में आ गए। हाँ। बीजेपी जो 4 थे, वो भी 8 में आ गया। 8-8 दोनों पार्टी के पास। हाँ। एक एमआईएम जो पिछले 5 चुनाव से लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो अपना गढ़ को संभालने में कामयाब रहे हैं। मैं इसके ऊपर अलग से आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि जी हैदराबाद का चुनाव जो है वो एक रिलीजियस पोलराइजेशन किस्म का भी वहां हो रहा था। हम जी। उसके ऊपर अलग से बात करते हैं, लेकिन प्लीज कैरी ऑन, आप जो बोल रहे हैं जारी रखिए। तो इस चुनाव में क्या हुआ था कि सर, रेवंत रेड्डी से मैंने पर्सनली बात किया था चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है,
ये चुनाव हमारे सरकार के 100 दिन के रेफरेंडम हाँ के अगेंस्ट 10 साल का रूल बीआरएस का और 10 साल का मोदी जी के रूल के बीच का टक्कर है। हाँ और उन्हें उम्मीद थी कि 10 से 12 सीट उन्हें मिलेगा 17 में से, ठीक। लेकिन वो आठ में सीमित रह गया। बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो हम जैसे जर्नलिस्ट जो ग्राउंड में घूम जा रहे थे, हमको लगा कि 5 से 6 बीजेपी को मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उन्होंने 2 सीट का एडिशन करके सरप्राइज किया सबको। अच्छा। तो इस पूरे जो आप यदि इलेक्शन के डायनेमिक्स को देखेंगे, इस डायनेमिक्स में हुआ क्या है कि बीजेपी जो नंबर 3 पोजीशन पे थी, जी। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी सडनली नंबर 2 पोजीशन पे आ गए। तो हाँ उनका टक्कर अभी इस पूरे चुनाव में ये हुआ कि जो रीजनल पार्टी था वो साइडलाइन हो गया। तो नेशनल पार्टी के बीच में हेड टू नेक फाइट होने की संभावना दिख रही है। आगे के जो चुनाव है, जो लोकल बॉडीज चुनाव होंगे, उसमें इस पूरे चुनाव ने क्या किया, रीजनल पार्टी को एकदम साइडलाइन कर दिया। हाँ। लेकिन और जी जो जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, छत्तीसगढ़, मिजोरम, जी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ हुआ था, तेलंगाना जी का, जी में बीआरएस का कैसा परफॉर्मेंस था? हार तो गए थे वो चुनाव, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा था? देखिए सर, परफॉर्मेंस उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि डिसमेंटल नहीं हुआ, क्योंकि उनको 33 प्लस सीट मिले थे, 33। अच्छा। लेकिन 103 से 33 बहुत बहुत बड़ा फॉल है। हाँ। हालांकि लेकिन बीजेपी ने उस लेकिन जी जो 33 विधानसभा सीटें जीती थी बीआरएस ने, वो लोकसभा सीट में कहीं कन्वर्ट नहीं हो पाई। नहीं हुआ सर, कहीं भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ये कन्वर्शन आप यदि पिछले चुनाव में भी देखेंगे, जब वो 88 जीते थे तो 9 ही उन्हें मिला था। हाँ उम्मीद कर रहे थे कि 15, 14, 15 उनको मिल जाएगा, लेकिन उनका, क्योंकि सर जब यहाँ पर जब चुनाव होता है वो असेंबली में लोकल इश्यूज पे होता है, और जो लोकसभा है वो नेशनल इश्यूज पे होता है, जहां पर मोदी फैक्टर ने बहुत जगह पे काम किया है। हाँ हालांकि देश भर में काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें 2 सीट एडिशनल मिल पाया है, जहां पर उम्मीद भी नहीं थी बीजेपी को कि वो 2 सीट मिलेगी। हाँ। लेकिन पूरे देश की अगर हम बात करें दिनेश, तो मोदी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी उनको उम्मीद थी, जितना उनका दावा था। उनका दावा अगर हम देखें तो 400 प्लस से घटकर वो 300 माइनस पे आ गया है, लेस देन 300। तो लेकिन लेकिन आपको ऐसा लगता है कि तेलंगाना में मोदी फैक्टर ने उनको सीटें ज्यादा दिलवाई हैं? सर इसमें मैं ऐड करूंगा, मोदी फैक्टर ही नहीं, दक्षिण ने उनको बचा लिया है। ऐसा? क्योंकि देखिए 2019 में दक्षिण में 5 राज्य हैं, हाँ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। इन 5 राज्यों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़े थे। हाँ उसमें उन्हें 25 सीट कर्नाटका और 4 सीट यहां से आपकी तेलंगाना से मिला था। तो टोटल इनको मिला थे 29 सीट्स। हाँ और इस चुनाव में आप यदि फिर से देखेंगे बीजेपी को कितना मिला, तो बीजेपी को 17 सीट, 25 से 17 हो गए कर्नाटका में, हाँ 4 से 8 हो गए तेलंगाना में। हाँ उन्होंने आंध्र प्रदेश में खाता खोला, 3 उन्हें आंध्र प्रदेश में मिला है, और हाँ। एक पहली बार पहली उनके बार। इतिहास में हाँ केरला में त्रिशूर से सुरेश गोपी ने चुनाव जीता। हाँ तो अपने बलबूते पे 29 की 29 सीट्स को उन्होंने मेंटेन किया, लेकिन हाँ इस दफे वो आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार, गठबंधन की पार्टी बनाई है, जिसमें टीडीपी है और जनसेना है। हाँ यदि मैं टीडीपी और जनसेना को एनडीए में यदि जोड़ के यदि नंबर बताता हूं एनडीए का, तो पिछले बार बीजेपी को 29 मिला था, इस बार एनडीए को 47 सीट्स मिले हैं। यहां से 130 में से 47 सीट्स एक बड़ा नंबर है एनडीए के लिए। दिनेश, जो 5 राज्य आपने गिनाए हैं, इसमें से कोई भी ऐसा राज्य है क्या जहां पर मोदी कई कई मंदिर, कई कई मठ, तरह तरह से धोती लपेट के, तरह तरह से अंग वस्त्रम डालकर न गए हों, पूजा न की हो, वहां पर उन्होंने ध्यान न किया हो? जैसे अभी मेरा ख्याल है 12 घंटे, 16 घंटे या कितने घंटे कन्याकुमारी 45 आवर्स, 45 घंटे। 45। मेरी दिलचस्पी कम है धर्म में, तो मैं ठीक से गिन नहीं पाया था। जी तो इन्होंने जितनी मेहनत की है दक्षिण भारत के मंदिरों में, दक्षिण भारत में जितनी मोदी ने मेहनत की है, शायद उनकी सीटें बढ़ी है। और मुझको लग रहा है कि मुझको भी थोड़ा सा एक बिलीवर हो जाना चाहिए, आस्थावान हो जाना चाहिए, इतना सर, मन। मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूं इस बात पर। हाँ क्योंकि
क्योंकि उन्होंने 7 से 9 विजिट्स किए तमिलनाडु में हर मंदिर में वो गए थे, हाँ, लेकिन भगवान ने उन्हें कुछ मदद नहीं किया तमिलनाडु से। उन्हें सीट नहीं उम्मीद थी दिया कि है, एक से सीट जी नहीं दिया है, वोट तो थोड़े दिए हैं ना। जी वोट दिए हैं, और वे जाके विवेकानंद रॉक पे जाके उन्होंने ध्यान भी रखा है, हाँ, मतलब 45 आवर्स थे। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरीके से उम्मीद उनको थी कि तमिलनाडु में खाता खोलेंगे, वोट शेयर तो ठीक है, वोट शेयर की बात, सर क्या होता है कि लोग वोट शेयर बात करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स द नंबर्स। कितने सीट आप जीतते हैं, आपको 40% वोट मिल सकती है, 50 में से मिल सकती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो आगे के इलेक्शंस में आपको काम आएगा, लेकिन जो टेक्निकली सीट है आगे के टेक्निकली। इलेक्शन में तो काम आएगा दिनेश वो। जी नहीं सर, इसीलिए आज मोदी मोदी ने पीएम मोदी ने ये किया है कि आगे के इलेक्शन, अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, हाँ, द्रविडियन पार्टीज वहां बहुत स्ट्रांग है, वहां पर हाँ, वो अपना बिल्कुल भी इनरोड्स नहीं बना पा रहे थे। हाँ, जो आज ये जो मेहनत है, उन्हें हाँ, भी पता था कि उन्हें सीट नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन जो अन्नामलाई को उन्होंने लाके स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, जो एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको लाके जो एक एग्रेसिव है, वाइब्रेंट लीडरशिप वहां दिया है। हाँ, और देखिए चुनाव के बाद वो आपके नॉर्थ नहीं गए, वो महाराष्ट्र वेस्ट नहीं गए, वो ईस्ट नहीं गए, वो आके विवेकानंद रॉक में बैठा। उनका ये था कि भाई 2025 का जो तमिलनाडु चुनाव है, हम्म। उसके लिए वो फाउंडेशन स्टोन वहीं से बना रहे थे। ये मेरा एनालिसिस है। दूसरा दूसरा मेरा एक और मानना है दिनेश कि मोदी के इतने घंटे कन्याकुमारी में विवेकानंद का रॉक जी टेम्पल और ये सब नाम जुड़ा हुआ है विवेकानंद का, जी वहां मोदी ने इतना लंबा ध्यान किया है। मुझको लगता है कि इसके बाद दुनिया विवेकानंद को जानने लगेगी। जिस जो तरीके से महात्मा गांधी को जानने लगे हैं मूवी के ऐसा बाद, उस ऐसा तरीके से। मुझको लग रहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है इलेक्शन वगैरह से परे, कि चाहे तमिलनाडु में सीट न मिली हो लेकिन विवेकानंद को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा मोदी के ध्यान करने से। और इसके बाद में लोग अब विवेकानंद को ठीक से जानने लगेंगे। सर बिल्कुल सही है सर, जानने तो जरूर लगेंगे, क्योंकि मोदी एक ब्रांड है। हालांकि वो हार गए हैं, लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि 2 दशक में, 20 इयर्स में, हाँ, किसी पार्टी ने भी इतने बड़े मेजोरिटी के साथ नहीं आया। नहीं, जिसने भी सरकार बनाया, 2004 में यदि कांग्रेस ने बनाया तो वो 145 सीट से बनाया। हाँ, 2019 में कांग्रेस ने जो सॉरी 2009 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो 202 वोट से उन्होंने बनाया। बिल्कुल, ये बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, हालांकि टॉम टॉम लोग कर रहे हैं कि हार गया है, मॉरल डिफीट है, लेकिन हाँ, 240 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। हाँ, एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सोचिए, मेरा बेटा 10वीं में पढ़ता है, हम्म, और वो डेली मुझे कहता है कि पापा मुझे 90% सीट मिलेगा, 90 मिलेगा, 90 मिलेगा, और उसे मिलता है 50, हाँ, पासिंग मार्क है 30। तो मेरा हाँ, पड़ोसी बोलता है कि आपका बेटा फेल हो गया क्योंकि उसको 50 मिला, वो तो 90 बोल रहा था, वो हाँ, कैसे जाएगा 11वीं में। हाँ, तो ये एक डिबेटेबल इश्यू है कि हाँ, मोदी कि मोदी मोदी हारे हैं कि जीते हैं। हाँ, वो जीत के भी हार गए हैं, और हारने वाले, मतलब कांग्रेस 99 सीट्स लेके सेलिब्रेट कर रही है, और कह रही है कि जो पार्टी 240 जीती है वो हार गई है। और इसके पीछे मतलब सही भी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक बिल्कुल, ब्रांड बनाया, जिस तरीके से हल्ला किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्शन किया 400 पार, हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही एनालिसिस है। सही है, सर मैं वापस दक्षिण में आता हूं। हाँ, दक्षिण में यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और यूपी ने झटका दिया मोदी को, और हाँ, जो इंडिया गठबंधन को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मैंडेट दिया, हाँ, उसी तरीके से दक्षिण ने मोदी को बचा लिया। नहीं हाँ, तो यदि आप सोचिए 47 सीट्स माइनस कर लीजिए 240 में से, तो हाँ, 200 के नीचे आ जाएंगे अब उनका नंबर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये दक्षिण ने बचाया है, और दक्षिण में उन्होंने पहली बार 5 में से 4 राज्यों में उन्होंने सैफ्रनाइजेशन को करने में, जो कलर मतलब झंडा गाड़ने में सफल हुआ है उन्होंने। हाँ। अब दिनेश, हम तेलंगाना की जो बात कर रहे थे तो कांग्रेस की वहां सत्ता है प्रदेश में, बीजेपी ने वहां अच्छा दमखम से चुनाव लड़ा। जो बीआरएस है, जो चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा भी राजनीति में है, मंत्री जी था वो। ये इतना मटिया मेट क्यों हो गए, क्यों मिट्टी में मिल गए ये? सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसका मैं आपको एक सरल वे में समझाऊंगा, जिसका इम्पैक्ट ऑल इंडिया में भी होगा। हम्म, सर ये जो इलेक्शन हुआ है, इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्रा और पूरे इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें से 3 टेकअवेज है, 2-3 टेकअवेज है। जो एक ये है, यू कैनॉट बी एरोगेंट। हम्म, क्या बात है।
ये यू अमेठी, कैन नॉट। ये अमेठी से भी निकला है, छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों से भी निकला है, बनारस से भी निकला है, कई जगह से निकला है। जी, द लीडरशिप कैन नॉट बी इनएक्सेसिबल। बहुत बढ़िया। यू कैन नॉट टेक वोटर्स एंड पीपल फॉर ग्रांटेड कि उनको कुछ पता नहीं है। आपको और भी मुझे याद आ रहा है टेक अवे, आप फैसिलिटेटर है, आप प्रोवाइडर नहीं है। बिल्कुल। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं राजा हूं, मैं ही दूंगा जो लोगों को मुझे पता है। आपको हर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जितने भी लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, और उनको आप मतलब यू कैन नॉट गो विद क्या बोल इफोरिया कि भाई मैं रिलीजन में बांट दूंगा, पोलराइजेशन में बांट दूंगा। लोग जो है हर तबके के लोग समझते हैं और वो लेसन्स देते हैं, और इस चुनाव में बड़े लेसन्स थे। बीआरएस का मटिया मेट हो गया है। वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में आप सोचिए 151 सीट से हाँ। वो सीधा 11 सीट पे आ गए हैं। ऐसा इतना बड़ा डिफीट मैंने आज तक अपने जो जर्नलिस्टिक कैरियर में नहीं देखा कि 151 से 11 सीट, यानी वो ऑपोजिशन के काबिल भी नहीं है। ऑपोजिशन के लिए 18 सीट चाहिए उन्हें। हाँ। तो और दूसरा जो है, और एक जो जो मुझे लग रहा था कि पॉलिटिकल लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अहम ब्रह्मास्मि जो 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 कहते हैं, हाँ। उनका तो मटिया मेट हो गया है इस चुनाव में। हम्म। यू हैव टू बी वेरी हम्बल, ह्यूमिलिटी के साथ काम करेंगे तभी लोग आपको देंगे। और दूसरा सर, और एक चीज मैं बताना बड़े चाहूंगा। बड़े बड़े नेताओं का नाम लेने में क्या दिक्कत है दिनेश? कोई दिक्कत है क्या? यानी हमारे जो ऑडियंस हैं नहीं वो। नहीं, नाम लेने में दिक्कत नहीं, क्यों, नाम बहुत सारा है। अच्छा। तो मैं भूल सकता, हो सकता है कि लोग क्या है कि अब मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं। मैं यदि भूल गया तो फिर वो इश्यू होगा करके, और कोई बात नहीं है। नहीं, और थोड़ा सा दूसरी बात है सर, बतौर सैंपल अगर कुछ नाम लें तो लोग उसको ज्यादा समझ पाते हैं। सर सर प्राइम मिनिस्टर मोदी, यहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर राव, हाँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये हाँ। तीनों अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते थे और कंप्लीटली इनएक्सेसिबल थे। वो जो कहते हैं वही होगा टाइप के। आप उनका वीडियोस देखिए, उनका स्पीचेस देखिए। आप वोटर से बड़े नहीं है, आपको थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा, ये एक मैं मैसेज लोगों ने दिया एक है। एक थोड़ा बतलाना दिनेश, मैं तो आंध्र तेलंगाना से दूर हूं, लेकिन ये केसीआर और जगन मोहन नाम आपने लिया है, जी ये लोग भी परमात्मा के भेजे हुए थे कि ये लोग यहीं धरती पे बने थे? सर, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, उनका बिहेवियर से तो लग रहा था कि वो डेमी गॉड्स के तरीके ऐसे। से बिहेव कर रहे थे। हाँ। आप ये देखिए, बीआरएस के जो जब सरकार बनी थी, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 साल में 2 या 3 बार सचिवालय गए होंगे। ऐसा। 2 या 3 बार। सिर्फ इनॉग्रेशन के एक बार गए होंगे जब सरकार जब उनकी जीती थी। हाँ। दूसरी बार ऐसे कुछ पेपर वर्क के लिए गए। तीसरी बार जब उन्होंने नया सचिवालय बनाया था उस समय गए। पूरा का पूरा ऑपरेशन जो था उनके घर से या ऑफिशियल दफ्तर जो था वहां से काम चल रहा था। तो लोग बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री मिलता नहीं है, मुख्यमंत्री इनएक्सेसिबल है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चुनाव से पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, सेम आप चंद्रशेखर राव साहब के साथ था, सेम वाइस वाइस जगन मोहन के साथ था। वो जो बोलेंगे वो हमको सुनना है, पत्रकारों के बिल्कुल नहीं। और लोगों को ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्टेट किया है वहां से, दिल्ली से मीडिया में। यहाँ पर भी वही है, मीडिया भी बढ़ चुकी है, कोई मीडिया किसी के खिलाफ बोल नहीं पाता, बोलने से ब्लैकआउट हो जाता। मैं जिस चैनल में काम करता था 2014 में, उस चैनल को 5 महीने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया था बीआरएस सरकार की तरफ से, अच्छा। क्योंकि हमने एक स्टोरी किया था। वो स्टोरी गलत था, मैं मानता हूं स्टोरी गलत था, और हमने ऑनर माफी भी मांगा था। उसके बावजूद भी 5 महीने वो चैनल ब्लैकआउट था। तो ये दिनेश, दिल्ली में नहीं होता, ये हर राज्य में होता है। दिनेश, जो आप बोल रहे हो कि जो इनएक्सेसिबल रहते हैं उनको जनता निपटाती है, तो मुझको इसका एक और मिसाल याद पड़ रही है। नवीन पटनायक उड़ीसा में, जो 20 साल 25 साल जाने कब से चले आ रहे थे, उनको जनता ने निपटा दिया। इस बार सरकार हटा दी उनकी, क्योंकि इनएक्सेसिबल थे। आपको सर उनके बारे इनएक्सेप्ट। में आपको उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जी कि इस चुनाव में ये हुआ, 8 PM नो सीएम। यानी 8 PM के बाद नवीन पटनायक इनएक्सेसिबल रहते थे, ऐसा नहीं कि दिन में मिल लेते थे। तो सर, हर और एक
और एक ऐड करूंगा आपका उड़ीसा में, हालांकि हमारे डिस्कशन से तो बाहर है, लेकिन मैं ऐड करूंगा क्योंकि आपको पता है हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड वहां वहां पर चुनाव जीते हैं हाँ 1300 वोट से। तो सर वहां तो ऐसा है। छत्तीसगढ़ की दिलचस्पी का भी है। छत्तीसगढ़ सरकार में वो जी हेलीकॉप्टर पायलट रहे कैप्टन मिश्रा बहुत समय तक, बहुत साल तक। जी उनके जी जी छत्तीसगढ़ में बहुत दोस्त हैं। जी फिर वो उड़ीसा में जाके वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो मंत्री भी हम्म। बने, दोबारा विधायक बने। अभी क्या हुआ दिनेश उनका? सर जीत गए सर वो, जीत गए। 1300 वोट से जीते हैं। हाँ टक्कर का मुकाबला था लेकिन वो निकाल दिए। सर वहां पर और एक जो एलिमेंट है जो मुझे लगता है जो काम जो उनके खिलाफ काम किया वो ये था कि उनका एक आईएएस ऑफिसर है पांडियन करके। पांडियन। तो एक एक बहुत ही सटल वे में वहां पर वो चल रहा था कि नेक्स्ट सीएम वही होंगे। हाँ सर होता क्या है इंडिया में, एक्सेप्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा कहीं पर भी आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ही इज ए तमिलियन, बॉर्न एंड बॉट अप इन तमिलनाडु, तमिलियन है वो जो उड़ीसा में काम कर रहे हैं। तो जो उड़ीसा के जो रीजनल जो जो चीज है, और लोगों ने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति आके मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर बिल्कुल नवीन पटनायक के साथ काम बिल्कुल किया है। बिल्कुल। एक क्षेत्रीय अस्मिता जिसको कहते हैं, रीजनल प्राइड जो कहते हैं, जी उड़ीसा में वो काम किया कि क्या उड़ीसा में कोई माटी पुत्र कोई नहीं है जो वहां सी वहां लीड कर सके। यानी एक नवीन पटनायक जो उड़िया भाषा बोलते नहीं थे, अब ये पांडियन आ गए जो तमिल हैं, आईएएस अफसर हैं, अब उनको यहाँ पे ये हमारा बाप बना के बैठा रहा है नवीन पटनायक। तो ये खिलाफ गया उनके, नवीन पटनायक के। सर मैंने आपसे बात करते हुए ये कहा कि सिर्फ तमिलनाडु के अलावा कहीं नहीं होता देश ये में। क्यों है, तो मैं आप उसी पे आ जी रहा था। जी जी, मैं इसलिए आपको क्लियर, क्योंकि तमिलनाडु में देखिए जो तीन बड़े नाम तमिलनाडु के इतिहास में, एमजीआर, हाँ जयललिता हाँ और रजनीकांत, हाँ तीन नाम है जो डोमिनेट किए हैं। हाँ। दो ने पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया, एक फिल्मडम में डोमिनेट किया। हाँ तीनों के तीनों बाहरी हैं। बाहरी है। एमजीआर हाँ केरला से हैं, हाँ जयललिता तेलुगु है, हाँ। रजनीकांत महाराष्ट्रन है जो कर्नाटका में कंडक्टर थे और यहां पर आ गए। लेकिन वेरी तीनों ने क्या, इंटरेस्टिंग, जी वेरी तीनों ने इंटरेस्टिंग। क्या किया है, तीनों ने अपने ऊपर तमिलियन का लिबास ओढ़ लिया था और कंप्लीटली एक बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश में एक फ्रेज या बोलूंगा, डिम्ड एंड डार्केंड इन द इंक पॉट ऑफ तमिलियन सिस्टम। क्या बात है। ये तो ये इसलिए तब जी एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। ये तीनों नामों से पूरा हिंदुस्तान फेमिलियर है, हमारी जी ऑडियंस भी फेमिलियर है। और आपने ये ठीक याद दिलाया कि ये तीनों के तीनों गैर तमिल थे, लेकिन तमिलनाडु ने इनको अपने सिर पे बिठाया। ऐसा जी, कोई जबकि तमिल एग्जाम्पल नहीं होगा ना। नहीं है सर। तमिलनाडु में और एक इंटरेस्टिंग है, तमिलनाडु इज अ वेरी फंडामेंटल स्टेट लाइक फ्रांस। ये हाँ दोनों, फ्रांस और तमिलनाडु में इंटरेस्ट ये है कि वो कोई भी लैंग्वेज, जितने लैंग्वेज भी जानते होंगे, लेकिन अपने जो कोर लैंग्वेज और रिलीजन के साथ, कोर लैंग्वेज और जो सेंटिमेंट के साथ वो हाँ कभी कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करते होंगे। करते। हाँ आप जाके हिंदी में बात कीजिए, वो हिंदी जानते होंगे, इंग्लिश में जानते होंगे, लेकिन वो तमिल में करेंगे। वही हाँ। फ्रांस में चले जाइए, वो आप जितना भी इंग्लिश बोलिए वो फ्रेंच में ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा फ्रांस गया हूँ एक दो बार, जी थोड़े वक्त के लिए। और मैंने भुगता है, जिस यूथ हॉस्टल में मेरी बुकिंग थी डॉर्मेट्री में, सबसे सस्ती जगह में रहने की, जी उसका एड्रेस भी मैं किसी से नहीं समझ पाया और मुझको दूसरी जगह रुकना पड़ा था। लोग अंग्रेजी का जवाब नहीं देते जरा भी। अच्छा दिनेश, हम लौट रहे हैं तेलंगाना पे। तो तेलंगाना की जी बात यहाँ पे खत्म हो रही है। जी 8, 8 और 1 एक ऐसी सीटें बटी हैं वहां पर। अब इनमें से कोई भी पार्टी जो है, एक तो भाजपा खुद है, एक कांग्रेस है, तो जी यहाँ से कोई कोलिशन पार्टनर एनडीए को नहीं चाहिए, भाजपा खुद ही है। जी यहाँ और कुछ नहीं चाहिए, कोई रीजनल पार्टी तेलंगाना जी से एनडीए में नहीं जा रही है, न ही वो इंडिया कोलिशन में जा रही है। लेकिन अब हम आते हैं आंध्र में, जिसका मामला बड़ा दिलचस्प है। वहां विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, लोकसभा का भी चुनाव हुआ है। लोकसभा में जो सीटें वहां पे आई है, उनकी वजह से लगता है कि चंद्रबाबू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम, इनकी बहुत ही जरूरत है दिल्ली में एनडीए को, प्रधानमंत्री को। कल जी पूरा जब इलेक्शन रिजल्ट आ रहा था, एक अकेले टेलीफोन कॉल की खबर जो मैंने पढ़ी थी, वो प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू को किया था वो फोन, शायद उनकी जो ऐतिहासिक जी है उस पर बधाई देने के लिए और शायद साथ में रहने के लिए कहने को।
जी क्या रिजल्ट हैं आंध्र के, और आप कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं? सर, आंध्र में 25 सीट हैं लोकसभा। मैं पहले लोकसभा पे बात करता हूँ। हम्म, आंध्र में 25 सीट है। हम्म, 25 सीट में आप ये देखिए कि पिछले 5 सालों में जो डोमिनेशन था जगन मोहन रेड्डी का, वो इतना था कि उसने पूरी तरह के तरीके से ऑपोजिशन को डिसमेंटल कर दिया। इस लेवल पे उन्होंने डिसमेंटल किया कि चंद्रबाबू नायडू को असेंबली में खड़ा होकर बोलना पड़ा कि मैं आज के बाद कभी भी असेंबली में नहीं आऊंगा, सिर्फ मुख्यमंत्री बनूंगा तभी लौटूंगा। हाँ। उनका इस उन्होंने खड़ा हो, क्योंकि उनकी वाइफ के बारे में कुछ दुष्प्रचार चल रहा था, तो बहुत बहुत नाराज हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि सर, अब 2019 में जाता हूं। 2019 में 22 सीट, 25 में से 22 सीट अकेला वाईसीपी ने जीता था। हम्म, और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि ये आंध्र प्रदेश का 25 का 25 सीट है, हम्म, वो मोदी के झोली में है। वो कोई भी जीते वो मोदी को सपोर्ट करेगा। वाईएसआरसीपी ने कभी भी पिछले 5 सालों में कभी भी मोदी के अगेंस्ट नहीं गया, ना उन्होंने कुछ बोला है। हालांकि वो एनडीए का पार्ट नहीं है, ठीक लेकिन है, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है। 22 से वो गिर गए हैं 4 पे, अच्छा। सीधा। और जो जो उनका जो सीट्स थे उसमें से 16 सीट, हम्म, 25 में 16 सीट टीडीपी की झोली में है, हाँ, 3 बीजेपी के पास है हाँ, और 2 जनसेना के पास है। यानी 21 सीट इनके पास। 25 में से एनडीए का जो गठबंधन है उनके पास 21 है, जो बहुत बड़ा नंबर है। हम्म, और जैसे आपने पहले ही कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे। और आपको याद होगा जब गोधरा कांड हुआ था, उस समय मोदी को हटाने की बात चल रही थी, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे यह कहा कि आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलिए। हम्म, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक न्यूज दूंगा कि जब चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, तो चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें हैदराबाद हाउस में नहीं मिले, वो बाहर नहीं मिले। एयरपोर्ट में 2 घंटा इंतजार करने के बाद नमस्ते दुआ सलाम होकर चंद्रबाबू नायडू निकल गए थे। अच्छा। तो तो कभी भी चंद्रबाबू नायडू ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। तो उनका रिलेशन उस समय से खराब था। फिर उन्होंने, फिर जब बीच में चुनाव में लड़े थे, फिर हार गए। फिर वो इस चुनाव से पहले उनके साथ अलग हो गए थे, मोदी के साथ। हाँ, और लेकिन इस चुनाव में जनसेना के जो पवन कल्याण है, और एक सीएम रमेश करके जो टीडीपी के लीडर थे, बीजेपी में ज्वाइन हुआ, हाँ। और वो इस बार चुनाव भी जीते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों का रोल बहुत था बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के अलायंस के लिए। और ये मैं अलायंस, यहाँ पे एक चीज समझना चाहता हूँ कि टीडीपी जो है वो अभी एनडीए का हिस्सा, ऑफिशियल हिस्सा है, कि अभी बाहर से सपोर्ट करेगा या ज्वाइन करेगा? नहीं सर, ऑफिशियल हिस्सा है। है। वो तीनों ने मिलकर एक मैनिफेस्टो, कॉमन मैनिफेस्टो बना के चुनाव लड़े थे। ठीक, और प्रधानमंत्री भी आए थे टीडीपी के बहुत सारे सभाओं में, ठीक। वो अटेंड भी किए थे। हम्म, तो सर, हुआ क्या था कि किस तरीके से इंडिया अलायंस का आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अलायंस बनाया, जैसे यूपी के अलायंस में बनाया, हाँ, और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट शेयर लेने में सफल हुए। बिल्कुल। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना ने जब ज्वाइन हुआ, तो उनका जो वोट शेयर था, हाँ। वो इट क्रॉस ओवर जनसेना, इट क्रॉस्ड ओवर वाईएसआरसीपी। अच्छा। तो और यहाँ पर सबसे ज्यादा पोलराइज्ड इलेक्शन इंडिया में कहीं हुआ है तो वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जिस तरीके से बिहार यूपी में हम कास्ट की बात करते हैं, हाँ। उससे ज्यादा, उससे स्ट्रांग, उससे डेंस कास्ट इक्वेशन आंध्र प्रदेश में है। अच्छा। और इंडिया में कहीं पर भी पर्सनल इंडिविजुअल बेटिंग नहीं हुआ होगा जितना आंध्र प्रदेश में हुआ। करोड़ों, हजारों करोड़ का बेटिंग हुए हैं एक हाँ, एक सीट पे, पार्टीज पे, डिफरेंस ऑफ वोट के ऊपर। और हम्म, हमको लगा एक समय, जिस तरीके से लोकल एग्जिट पोल्स आ रहे थे और जैसे लोग बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रहे थे, उसमें ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में टीडीपी आएंगे और हम्म, वाईएसआरसीपी असेंबली में आएगा। तो लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे रिजल्ट्स के लिए, तो वाईएसआरसीपी के ऊपर जो बेटिंग कर रहे थे वो विड्रॉ कर रहे थे। तो उससे अच्छा। हमको लगा कि एक अंडर करंट है जो लोग समझ नहीं रहे थे। क्योंकि मुख्यमंत्री उस समय जब थे वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी, वो उन्होंने फ्रीबीज, वो जितना दिए हैं फ्रीबीज, वो जिस तरीके से उन्होंने पैसा बांटा लोगों में, वो हाँ, घर घर तक वॉलंटियर्स पैसा लेके देते थे, महिलाओं को देते थे, पेंशनर्स को देते थे। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम था, अम्मा वोडी। यानी अच्छा। कोई भी बच्चा स्कूल जाना चाहेगा तो आंध्र प्रदेश सरकार उस मदर को, बच्चे की माँ को 15,000 रुपए कैश ट्रांसफर कर देंगे पढ़ाई के लिए। अच्छा। और
सरकारी स्कूल जैसे छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा इंग्लिश है, उससे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यहाँ पर बनाया गया। तो उन्हें वुमेन, पेंशनर्स और रूरल एरिया पे बहुत काम किया, और उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग जो भारी मात्रा में आए थे वोट देने के लिए, आंध्र प्रदेश में 80% से ज्यादा वोटिंग हुआ है, रात को 2-2 बजे तक लोग खड़े होकर वोट किए थे। अच्छा। और जगनमोहन रेड्डी को लग रहा था कि ये लोग उन्हें बचाने के लिए आए हैं, भारी मात्रा में आए हैं। तो एक उनका एक सीनियर जो एडवाइजर था, उनसे मेरी बात हो रही थी चुनाव के लिए, तो मैं उनसे असहमत था। मैंने उनसे ये कहा कि इंडिया में लोग बचाने के लिए नहीं आते, निपटाने के लिए बाहर आते हैं, हाँ तभी बाहर भारी मात्रा में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हम। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से मैंडेट आया, तो ऐसा लगा कि एक एलिमेंट जो है वो बहुत खतरनाक होता है, वो होता है एंगर, हाँ गुस्सा। हाँ जो जो मोदी को बचा लिए, पीएम मोदी को जो जिसने बचाया, कि लोग डिसकंटेंट थे, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन एंगर उस लेवल पे नहीं था, हाँ इसलिए वो 240 और अभी सरकार बनाने के उसमें है, क्योंकि उनकी जो एनडीए अलायंस 290 के पास पार है। हाँ जो आंध्र प्रदेश में जो एंगर था, वो जगनमोहन रेड्डी को भी समझ में नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों ने क्यों निपटा दिया। हाँ। क्योंकि 151 से सीधा 11, ये हम्म। किसी के एक्सप्लेनेशन को समझ में नहीं आ रहा। ये हम विधानसभा की सीटों पे बात कर रहे हैं अब। जी लोकसभा की सीटें जितनी मिली हैं चंद्रा बाबू को, जी इन सीटों का एनडीए में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? सर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि चंद्रबाबू नायडू यदि स्टैंड अलोन निकाल ले, 21 में से चंद्रबाबू नायडू का 16 निकाल ले और 2 जगनमोहन रेड्डी का निकाल ले, तो 18 होता है। तो उनके जो घटक दल है एनडीए का, 240 के बाद सबसे बड़ा पार्ट इन्हीं का होता है। यस। ठीक है। तो लोग, आपने सुना होगा पिछले 24 घंटे में चल रहा है कि इंडिया गठबंधन नायडू को अपने पास बुलाने के लिए फोन करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इक्वेशन होगा, क्योंकि एक बहुत ही सीनियर आदमी जो बहुत क्लोज है नायडू साहब से, उनसे मेरी बात हुई थी रात को, वो कह रहा है कि यदि हम एनडीए के साथ, क्योंकि एनडीए के साथ हमें इस बार परिपक्व हो गए हैं, नायडू कभी हम्बल हो गए हैं, नायडू उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से नीतीश कुमार जम करते थे, तो हाँ इस बार थोड़ा सा संभल के वो काम करेंगे। उनका कहना यह है कि हम यदि एनडीए के साथ रहते हैं तो हमारा से और हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम नंबर 2 है। हाँ। यदि हम इंडिया के साथ जाते हैं तो हमारे ऊपर तृणमूल कांग्रेस है, हमारे ऊपर समाजवादी पार्टी है, हमारे ऊपर दूसरा, हम चौथे पांचवें नंबर पे रहेंगे, बिल्कुल। हमारा से उतना नहीं रहेगा। यहाँ पे और हम, बीजेपी के तुरंत बाद रहेंगे। जी, और यहाँ पर असेंबली में भी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, लोकसभा में भी किया था, उनका से बहुत रहेगा। हम्म। मोदी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि उनको सरकार, आप देखिएगा, स्पीकर मांग सकते हैं, स्पीकर का पोस्ट चंद्रबाबू नायडू मांग सकते हैं, 2 कैबिनेट मांग सकते हैं, कैबिनेट 3 पोर्टफोलियो अच्छे मांग सकते हैं। अच्छे मांग सकते हैं, और जो लोग जीत के गए हैं, और एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जो बीजेपी से जीत के गई है, वो है पुरंदेश्वरी, डी पुरंदेश्वरी, जो एनटी रामाराव की बेटी है, और चंद्रबाबू नायडू की साली भी है, उनकी वाइफ की बड़ी बहन है वो, हाँ हाँ चंद्रबाबू नायडू की हाँ पुरंदेश्वरी। तो हाँ और वो मिनिस्टर रह चुकी है, एचआरडी मिनिस्टर रह चुकी है कांग्रेस सरकार में। हाँ तो उनका चांस मुझे दिखता है हाँ कैबिनेट में, हाँ नायडू के पास। और जनसेना ने, देखिए, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जन पवन कल्याण के जनसेना पार्टी को है। हाँ। वो 21 असेंबली लड़े हैं, 21 के 21 जीत गए हैं। ओहो। 2 लोकसभा लड़े हैं, दोनों लोकसभा जीते हैं। इसकी तो हिस्ट्री क्या है, इस पार्टी की हिस्ट्री क्या है? देखिए, पवन कल्याण जो है उनके बड़े, ये है कापू कम्युनिटी। हाँ जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू कम्मा कम्युनिटी एक बड़ा कम्युनिटी है, और एक जगनमोहन रेड्डी रेड्डी कम्युनिटी है, हाँ और एक छोटा कम्युनिटी है, वो कापू कम्युनिटी है। हाँ। कापू, इनके बड़े भाई चिरंजीवी एक बहुत बड़े अभिनेता है आंध्र कलाकार है, प्रदेश में। फिल्म कला, कलाकार है। जी, 2009 में प्रजा राज्य पार्टी उन्होंने बनाया था, और आंध्र प्रदेश में उस समय 119 और 175, मतलब 119 तेलंगाना और 175, ये दोनों में कॉन्टेस्ट जब यूनाइटेड था, उस हाँ समय 18 सीट जीते थे, 18, ओनली 18। हम्म, उतना बड़े लीडर हाँ और उतने बड़े कलाकार, उतने बड़े लीडर, 18 सीट जीते। फिर हाँ। कांग्रेस के साथ मर्ज होकर वो टूरिज्म मिनिस्टर बने। फिर बाद में उनको लगा कि नेतागिरी मेरे बस की नहीं है, छोड़ के फिर सिनेमा में आ गए। तो ठीक है। उनका भाई उनके साथ था उस समय, और वो जो यूथ पार्टी था उनको देख रहे थे। फिर 14 से ये सक्रिय हुए हैं, अच्छा। 2014 से। 2014 में लड़े, उनको एक आध सीट आए। 2019 में 2 जगह से लड़े थे पवन कल्याण, दोनों सीट हार गए। ओहो।
दोनों सीट हार गए वो पवन कल्याण। लोग आते थे पवन कल्याण को देखने के लिए क्योंकि बहुत बड़े स्टार है यहाँ तेलुगु इंडस्ट्री में। मतलब वो एक बहुत बड़े, मतलब अपने भाई के परछाई से बाहर निकल के आप उन्होंने इमेज बनाया है। उनका जो एडजेक्टिव जो है वो है पावर स्टार, पावर स्टार, पावर कल्याण। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में 10 साल पेशेंस, उनका चुनाव को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेशेंस इज सो इंपॉर्टेंट। 10 साल वो शांति, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते थे कि दो दो शादी हो गए, तीसरी शादी भी तलाक होने वाले, पर्सनल अटैक्स थे, उसको वो सहन करते हुए 10 साल का उन करके नया सीट में वो गए, पिठापुरम सीट में, और करीब करीब 95,000 वोट से वो जीते हैं। लेकिन उन्होंने 10 साल की जो मेहनत की उसका उसका परिणाम ये है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। 175 सीट्स में वो सिर्फ 21 में वो मान गए कि भाई हम 21 जब। ये किसी किसी और पार्टी के साथ में एडजस्टमेंट था क्या उनका, जो केवल 21 सीट पे लड़े? सर क्योंकि जनसेना 21 सीट पे लड़े, फिर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज था, फिर टीडीपी के साथ कॉम्प्रोमाइज था, तो ये तो तीनों 175 तीनों सीट तीनों तीनों। का जी तीनों का एडजस्टमेंट था सीटों का। जी जी। अच्छा अच्छा। और सबसे कम सीट जनसेना ने कॉम्प्रोमाइज किया कि जनसेना को लगा कि वोट बंटना नहीं चाहिए और हमें सरकार को गिराना है, और बहुत स्ट्रांगली वो कमेंट कर रहे थे कि भाई और देखिए ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने सितंबर में इन्हें एक स्कैम में जगनमोहन रेड्डी ने जेल भेज दिया। जेल भेज दिया। वहां से टर्निंग पॉइंट, वहां पर जो इन्होंने जितने भी अच्छा काम किया था जगनमोहन रेड्डी, उसका डेंट जो है वो नायडू को जेल में डालने से हुआ है। आपका इसका जो एग्जाम्पल मैं छत्तीसगढ़ में भी दिखाऊंगा, हाँ बघेल को जेल में डालने के बाद सिंपैथी आ गया था। हाँ। उस तरीके से भूपेश बघेल ने जब जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्हें जेल में डाला तो सिंपैथी हुआ। तो हाँ। जेल में डालना बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक होता है। लोग पोलिटिशियन को समझना चाहिए चुनाव के आसपास। नेताओं को थोड़ा पैसा वगैरह दे के भी जेल एक बार अपने आप को भिजवा देना चाहिए। हाँ तो हो सकता है कि उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन ये बेनिफिट बेचारे वो केजरीवाल साहब को नहीं मिल पाया। ये जो आप बोल रहे थे ना कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जैसे पलटेंगे नहीं, तो मुझको उससे याद आया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार जब पिछली बार पलटे थे तो कहा था इस आदमी का डीएनए गड़बड़ है ऐसा। तो मुझको मुझको ऐसा लगा कि डीएनए में जो इवोल्यूशन होता है डार्विन की थ्योरी के मुताबिक, जी तो पलटने वाला जो हमारे पूर्वज थे जी 50,000 1 लाख 10 लाख साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जी। नीतीश में कुछ वो उतना बीच के पीरियड का इवोल्यूशन नहीं हो पाया, वो पलटने वाला वहां का कुछ उनमें एक डीएनए आ गया है, तो पलटते रहते हैं। तो अभी कोई बहुत हैरानी होगी कि आपको नीतीश एक बार फिर पलट जाएंगे तो। सर ये आपको याद होगा कि कल एक फोटोग्राफ बहुत ट्रोल हो रहा था, वो था नीतीश कुमार के जो पार्टी है हाँ। जेडीयू, उसके बाहर एक पोस्टर नीतीश कुमार जी का, उसमें लिखा हुआ नीतीश नीतीश सबके हैं। सभी सबके हैं। सबके हैं, तो वो, तो लोगों ने कहा कि मोदी जी थोड़ा डर गए इसलिए फोन लगा रहे हैं उनको। उस पे तो बहुत सारे मीम्स और कार्टून बहुत सारे आए हैं। सर नीतीश जी का तो के बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बिहार पॉलिटिक्स को उतना देखता नहीं हूँ, लेकिन आंध्र प्रदेश में हाँ आप लिख के रखिएगा कि चंद्रबाबू नायडू इज अ डिफरेंट चंद्रबाबू नायडू दिस टाइम। ऐसा। क्योंकि वो बहुत परेशानियों से बाहर निकले हैं, क्योंकि सरकार के बाद 5 साल उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। वो सरकार मतलब कोलैप्स हो रहा था। यदि ये चुनाव हार जाते तो उनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाता, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्योंकि 70 के ऊपर के हो गए हैं, उनके बेटे हैं वो सामने आ रहे हैं, अभी एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। तो ये हाँ चुनाव जो है वो चंद्रबाबू नायडू के रिवाइवल के लिए है, उनके लिए रिवाइवल, उनकी पार्टी के लिए रिवाइवल। हाँ और सबसे इंटरेस्टिंग जो चुनाव मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देश में मुझे नहीं लगता और कहीं हुआ होगा, हाँ। कि लोग जो है, वोटर्स जो है, वो नेता के लिए नहीं, अपने रीजन के लिए बहुत ही कमिटेड होते हैं। अच्छा। आंध्र प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो हम्म। सैकड़ों के तादाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लोग कहाँ तीन से तीन वोट लाख चार डालने चार गए? लाख खर्च करके लोग यहाँ पर आए वोट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टेट डेवलप नहीं हो रहा था। फ्रीबीज तो बहुत दे रहे थे जगनमोहन रेड्डी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। कोई कैपिटल नहीं था 10 साल से, क्योंकि जो कैपिटल हैदराबाद कॉमन कैपिटल था वो भी खत्म हो गया 2 तारीख कम हो को, गए। और अमरावती की जगह विशाखापट्टनम ले जाएंगे बोल रहे थे। तो एक स्टेट जो इतना डेवलप्ड होने की उम्मीद थी, उस डेवलपमेंट जीरो हो गया है। हाँ और आप ये सोचिए दुनिया भर से लोग सिर्फ वोटिंग करने के लिए आए इतना खर्च करके। हाँ। नॉट ओनली द वर्ल्ड,
जो लोग तेलंगाना में रहते हैं, आंध्रा के जो लोग बाहर रहते हैं, ट्रेन भर भर के लोग सिर्फ इलेक्शंस के लिए वोट देने, जो ये कहीं नहीं देखा मैंने इंडिया में। और दूसरा, चुनाव इसीलिए नायडू के लिए इंपॉर्टेंट है, और नायडू साहब अब सेंट्रल में ज्यादा वो नोकझोंक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बन के उनके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्होंने भी बहुत सारे वादे कर दिए हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि पिछली सरकार ने 13 लाख करोड़ का डेथ देके जा रहे हैं सरकार को। 13 लाख करोड़? 13 लाख करोड़ का डेथ आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर है, क्योंकि 5 सालों में आपकी गिनती वगैरह तो ठीक है ना? 13 लाख, 12.98 लाख करोड़, इसलिए उसको मैंने 0.02 ऐड कर दिया। ये छत्तीसगढ़ के 13 साल के बजट जितना है। 13 लाख करोड़ का डेथ है आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर, क्योंकि सर ये सभी सरकार को समझना चाहिए, आप मुफ्त में देते जाओगे तो सरकार पैसा कहां से लाएगी। और ये 5 सालों में जगनमोहन रेड्डी ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया है, मुफ्त में लोगों को पेंशन 3-3, 4-4 हजार, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पेंशन आंध्र प्रदेश में मिल रहा था, 3,000 रुपए। अच्छा। आप बच्चे को 15,000 रुपए, फिर उसका महिलाओं के लिए, रूरल्स के लिए, सबको फ्री 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 फ्री। आएगा कहां पैसा, ये सरकार समझती नहीं है। वादा कर देती है, जब सरकार में आती तब उनको लगता है कि भाई खजाना खाली है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। एक एडवोकेट है वहां बीजेपी से जुड़े हुए, उन्होंने फ्रीबीज के खिलाफ एक मुकदमा किया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी दिए क्या करना चाहिए। जी, वो सरकारों से चाहता है सुप्रीम कोर्ट की वो फैसला करें कि इसको कैसे कम करें, कैसे रोकें, कितना जायज है, कितना नाजायज है। लेकिन जो आप कर्ज बतला रहे हो आंध्र के ऊपर, 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, तो चंद्रा बाबू जो हैं वो डिफाल्टर मुख्यमंत्री की तरह शुरू कर रहे हैं काम, क्योंकि सरकार का कर्ज तो सरकार का जी। है, आप उससे इनकार नहीं। अच्छा, दूसरी एक चीज, मैं जो आपने डिस्क्राइब किया है तेलंगाना और आंध्र को, उसमें एक चीज मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। ये दोनों अभी कल तक एक ही स्टेट थे, आंध्र और तेलंगाना। ऐसा कैसे हो गया कि तेलंगाना में तो आधी सीटें जो हैं करीब करीब वो कांग्रेस ने जीती हैं लोकसभा की, आंध्र में कांग्रेस का पांव भी रखा हुआ नहीं दिख रहा है मुझको। तो दोनों स्टेट में इतना फर्क कैसे पड़ गया है? सर आपको डायनामिक समझना पड़ेगा, डेमोग्राफी। आंध्र प्रदेश जो है वो मूलतः एनटीआर के आने से पहले ये कांग्रेस का डोमेन था। हाँ, हाँ। जब एनटीआर आए, वो तेलुगु प्राइड, तेलुगु बिड्डा को लेके वो आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो एक बार चुनाव लड़े, फिर उसके बाद चुनाव हार गए, फिर उनका जो दामाद चंद्रबाबू नायडू आए थे, उसके बाद फिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस का डोमेन था। 2014 में जिस दिन कांग्रेस ने इसको डिवाइड किया, जो एक सेपरेट तेलंगाना को बनाया था, तो उस समय आंध्रा के लोग को लगा कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है, तो कांग्रेस को सबक, इसलिए कांग्रेस मिटा दिया कांग्रेस का वहां से। सर 2014-2019 में कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिला। मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा में एक भी सीट नहीं, जीरो है उनके पास। इस बार भी उनका खाता जीरो है, लोकसभा में भी जीरो है। असेंबली, एक ऐसा स्टेट है देश का जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। जबकि ये मुझको पश्चिम बंगाल विधानसभा का याद पड़ रहा है। जी, मैंने मजाक में कहीं लिखा भी था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वो ममता के एमएलए के हाथ की शक्ल में आएगा जाएगा। कांग्रेस का खुद का नाम लेवा भी नहीं है विधानसभा में। क्योंकि तो सर आप बता रहे हैं कि आंध्र में भी यही हाल है। सर आंध्र में क्या हुआ कि जब जगनमोहन रेड्डी ने अपने पार्टी बनाया था, तो पूरा का पूरा वोट शेयर, पूरा के पूरे लीडर्स पूरे वाईएसआरसीपी में आ गया। तो इसलिए तो इस बार कांग्रेस ने कोशिश किया कि जगनमोहन रेड्डी की जो बहन है शर्मिला, वाई शर्मिला, उसे कड़ापा जो उनका गढ़ है वहां से लड़ाए, लेकिन वहां पर भी वो तीसरे स्थान पे आई है। पहला वाईसीपी, दूसरा टीडीपी, तीसरे स्थान पे आई है। कांग्रेस टिकट पे लड़ी थी वो। जी, वो कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट भी है आंध्रा में।
तो कांग्रेस वहां आंध्र में कितनी सीटों पे लड़ी थी? पूरे पूरे के पूरे सीटों में मेरे ख्याल से 23 सीटों में लड़ी है, 23, 25 में से 23। नहीं, ये तो लोकसभा का हुआ, जी जी जी। लेकिन विधानसभा का? विधानसभा में भी पूरे सीट पे लड़ी है सर। तो पूरे सीट पे लड़ी है और एक भी नहीं मिला। नहीं मिला सर, यही तो 2019 में भी वही हुआ था ना, एक भी सीट नहीं मिला। उनके बड़े बड़े लीडर्स जो पल्लम राजू जो यूनियन मिनिस्टर थे वो हार गए, लगातार हार रहे हैं चुनाव। मतलब जो, सर ये समझना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो, ये पहली बार बाइफर्केशन नहीं हुआ आंध्र प्रदेश का, हाँ 2014 का। इससे हाँ पहले आपको याद होगा कि मेड्रास स्टेट हुआ करता था हाँ जिसमें आंध्र प्रदेश था, और हाँ तेलंगाना निजाम के अंडर में थे। हाँ 56 के बाद तेलंगाना को जोड़ा गया तो उस समय काफी वो हुआ था कि तेलंगाना आंध्र से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, तो उस समय से कुछ पार्ट्स बिदर विदर वहां चले गए कर्नाटका में, कुछ पार्ट्स कर्नाटक में। महाराष्ट्र में चले गए। हाँ तो आंध्र और तेलंगाना को जोड़ा गया था। तो क्योंकि ये मूलतः ये दोनों स्टेट अलग थे, क्योंकि हम्म, दोनों तेलुगु में बात करते, उनका रीजनल लोकल लैंग्वेज तेलुगु था। हाँ, भाषा के आधार पर दोनों को ज्वाइन भाषा कर के दिया गया आधार था। पे सारे राज्य जो हैं भाषा के जी आधार पे ही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। जी जी। तो हम्म, इसलिए 56 से ही चल रहा था कि ये हमारा जो, क्योंकि जो जो लैंग्वेज डायलेक्ट है वो अलग है। हाँ तेलंगाना में जो जो तेलुगु बोला जाता है, आंध्रा में जो बोला जाता है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि तेलंगाना में दक्खनी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। हाँ। मतलब उर्दू जो है, उर्दू में उतना चेस्ट उर्दू नहीं है, लेकिन दक्खनी उर्दू जो होता है। आप तो दिनेश ये चर्चा छेड़ के छत्तीसगढ़ को 3 राज्य में बंटवा दोगे। यहाँ पे सर सरगुजिया अलग है, सर बस्तर का मैं हल्दी बूंदी अलग है। सर मैं आपको एक छोटा सा एक जोक, इसे आप एक जोक, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है तो बीच में मजाक है कि मैं जब बचपन में कलकत्ता से जब यहाँ पर आके सेटल हुआ था छत्तीसगढ़ में, हाँ और पत्रकारिता शुरू किया था, हाँ अब जब मैं पीक में था तो उस समय एक चल रहा था, छत्तीसगढ़ का डिमांड चल रहा था, तो उस समय मेरे मध्य प्रदेश अलग हुआ। फिर हाँ मैं छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश में आया तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ। हाँ फिर मैं कुछ समय के लिए लंदन में गया, तो आपको याद होगा लंदन और स्कॉटलैंड का रेफरेंडम आ गया था। हाँ। तो मैं वापस आ गया यहाँ पर हैदराबाद, तो रेफरेंडम रुक गया। तो हाँ, लोग मुझे बोलते तुम जाके नागपुर में काम करो। नागपुर में मैं बोलने ही वाला था कि आप जाके नागपुर में बसो, क्योंकि मैं जी विदर्भ में पैदा हुआ हूँ और जी उसको स्टेटहुड मिलना चाहिए, बहुत ओवर ड्यू है ये। तो मैं जी बोलने वाला था कि आप नागपुर जाके बसो थोड़े दिन के लिए। जी। दिनेश, ये आ, आंध्र का ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि कांग्रेस पूरी तरह से वहां खत्म, बीएसआर तेलंगाना में तकरीबन खत्म, कुछ नहीं बचा उनके पास में। अब मैं आखिरी आखिरी एक मुद्दे पे आता हूं जो बड़ा दिलचस्पी का है। सर एक सेकंड सर, मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ जस्ट एक। सर इस चुनाव में 3 रीजनल पार्टीज का सफाया हो गया है। हाँ एक बीजू जनता दल, हाँ बीआरएस और बिल्कुल। वाईसीपी। हाँ, तो इन तीनों जगह पे फिर से जो डायरेक्ट टक्कर जो है नेशनल पार्टीज का हो नेशनल रहा है। पार्टीज में हो गया। जी अच्छा अच्छा, जी सर। आपने पॉइंट आउट किया है। मैं अब समझना चाहता हूँ हैदराबाद, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, मुझको जी उन्होंने जी। ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। मैंने एक दो सवाल थोड़े इनकन्वीनियंट पूछ लिए थे तो और सर आपको मैं बताऊं कि सर उसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुद्दीन मुस्लिमीन। ऐसा अब किसका हम अपने जी। अपने व्यूवर्स को इतना भारी भरकम नाम से नहीं सर, ओवरलोड कर एक रहे हैं। एक छोटा सा मैं बताता हूँ, इसका जो बेस है वो आपको याद होगा कि निजाम के मूवमेंट पे, निजाम का रजाकार मूवमेंट्स हुआ था। रजाकार तो मूवमेंट हुआ था। हाँ, तो वो उस समय 1927 में उनके जो वो थे नवाब महमूद नवाज खान, हाँ उन्होंने इसको मतलब बनाया था हाँ, एज अ प्रो पार्टीशन पार्टी। उतनी पुरानी पार्टी है ये। 1927 में इसका जो फाउंडेशन किया गया था ये एमआईएम का, नवाब महमूद नवाज अली किलेदार, जो हैदराबाद स्टेट में वो उलमाए मशक्किन थे, और वो प्रो पार्टीशन के लिए इस पार्टी को ये उन्होंने अभी बनाया था। अभी तक सिंगल फैमिली पार्टी चले आ रही है ये। अभी सिंगल पार्टी जी। असदुद्दीन ओवैसी के बेटे भी अभी हैं पार्टी में उनके पास। सर नहीं नहीं, अभी तो उनका बेटा बहुत छोटा है। उनके फादर बहुत सालों इंडिपेंडेंट थे, फिर एमआईएम बने, तो उनके फादर ने भी बहुत सालों तक उन्होंने उसको संभाल के रखा था। फादर के बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल के बाद विद्याचंद शुक्ला को नेशनल और श्यामाचंद शुक्ला को स्टेट पॉलिटिक्स में रखा बांट के गया था, रखा था दोनों को। उसी तरीके से सुल्तान ओवैसी
सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के फादर हैं, हाँ उनके बाद उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी जो बार एट लॉ है, वो एक हाँ क्रिकेट प्लेयर है, बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर थे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, हाँ लंदन से लौटे तो उनको जबरदस्ती पार्टी में घुसा दिया गया था, उनको कोई कोई इच्छा नहीं थी पॉलिटिशियन बनने के लिए, वो हाँ क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। हाँ इंडिया के एक फास्ट बॉलर है वेंकटेश प्रसाद, आपने नाम सुना होगा। हाँ तो हाँ। वेंकटेश प्रसाद के खिलाफ ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दूसरा यूनिवर्सिटी में जब खेल रहे थे, तो उस समय इन्होंने 6 विकेट लिए थे। अच्छा। हाँ, तो उस समय से अच्छा बॉलर थे, सब कुछ था, लेकिन इनको क्योंकि उनका जो एमआईएम को सस्टेन करना था, तो उनके फादर ने इन्हें कहा कि बहुत हो गया क्रिकेट, अब तुम पॉलिटिशियन में आ जाओ। हम्म। और इन्हें जिस तरीके से विदर्जन शुक्ला को नेशनल पॉलिटिक्स में भेजा रविशंकर हाँ हाँ प्रसाद शुक्ला ने, हाँ। सुल्तान सलाउद्दीन ने असदुद्दीन ओवैसी को नेशनल पॉलिटिक्स में अपना ठीक। उत्तराधिकारी बनाया था, और हाँ उनके छोटे बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी को हाँ। स्टेट असेंबली का हेड बना दिया, स्टेट असेंबली में आप रहिए करके। मैं शायद वो पिता पुत्र इसी में कंफ्यूज हो रहा था। आप जो कह रहे हैं जी उससे समझ आ रहा है भाई हैं ये लोग दो। जी जी। तो अब हम तीन भाई है, किसी को, अच्छा। बहुत कम लोगों को पता है कि तीन भाई है। बुरहानुद्दीन कुरैशी भी है, जो सॉरी, एक पेपर का नाम याद नहीं आ रहा, उर्दू अखबार है, उसके एडिटर है वो। अच्छा, तो दिनेश मैं ये समझना चाहता हूं कि हैदराबाद का चुनाव जो था, बीजेपी ने वहां पे एक बड़ी ही आक्रामक तेवर वाली महिला को वहां से जी कैंडिडेट बनाया था, जो डॉक्टर भी हैं शायद। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो जी। गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, गायनेकोलॉजी की एक अस्पताल भी उनका है वहां पे। नाम मैं भूल रहा हूँ। सर उनका पति जो है वो विरेंची हॉस्पिटल के ओनर है। ओनर हैं। तो कुछ 200 करोड़ या 220 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन भी है। जी जी और वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट मानी जा रही थी। जी। क्या हुआ रिजल्ट इसका? सर ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जा रही थी, ये सिर्फ जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया टीवी के एक शो में जब वे आके बहुत ही वाइब्रेंट वे में बात की, उस पे उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से लोगों को लगा बहुत स्ट्रांग है। हाँ लेकिन ग्रास रूट पे वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी। उसके कारण ये है कि हाँ उनका जब नाम आया था, उससे एक दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। हाँ। इवन जो हैदराबाद के बीजेपी के वर्कर्स, उनको भी नहीं पता था कि ये कौन है। अच्छा। एक दूसरा, मुझे नहीं पता कि नेशनल चैनल्स, नेशनल न्यूज़पेपर्स क्यों इतने बड़े लेवल पे हाँ उन्हें एक तवज्जो दे रहा था, क्योंकि हाँ देखिए, जो इलेक्शंस होता है वो नंबर गेम होता है। हाँ। हैदराबाद में 7 सीट्स है, असेंबली के 7 सीट। ठीक है। 2023 नवंबर में जो चुनाव हुए थे, उस 7 सीटों में से 6 सीट एमआईएम ने जीता। सात में एक छह सीट, जीता। 7 में से एक सीट जो आपने वो जो राजा सिंह का नाम सुने होंगे, गोशा महल करके एक असेंबली हाँ सीट है, उसमें हाँ। से जीता। सात सात में से 6 सीट एमआईएम के पास है। ठीक और है। हैदराबाद का जो सीट है, लोकसभा सीट है, उसमें से 69.98 यानी 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स के हैं। मुस्लिम है। और इस चुनाव में, 2024 चुनाव में, जितने मुस्लिम्स ने मिलके एंटी मोदी वोट, एंटी बीजेपी वोट दिया, इतना प्री इंडिपेंडेंस के बाद ही दिए होंगे। ऐसा? इस बार आप यदि देखेंगे, डेटा देखेंगे, you'll be surprised कि मुस्लिम वोट बैंक हैज कंप्लीटली कम आउट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बीजेपी रिलेशनशिप। लेकिन ये इसलिए हाँ, लेकिन ये बतलाव इसलिए दिनेश कि मुस्लिम महिला भी मोदी को वोट नहीं दी, जिनको कि ट्रिपल तलाक वगैरह से प्रोटेक्शन दिलवाया मोदी ने। सर एक चीज मैं, आप बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था, इसका जवाब ये है कि आप यदि आंध्र प्रदेश चुनाव देखेंगे, यदि आप तेलंगाना चुनाव देखेंगे, जो भी चुनाव देखिए, हम्म वहां पर वन टाइम हम्म। बेनिफिट जो होता है, जो फ्रीबीज करते हैं, जो बेनिफिट देते हैं हम लोगों को, वो एक बार के लिए होता है। उसके बाद लोगों को लगता है ये मेरा राइट है। आप यूपी में देखिए, यूपी में सिक्योरिटी की बात होती है, यूपी में गैस सिलेंडर की बात होती है, यूपी में मकान की बात होती है। पूरे इंडिया में जितना फ्रीबीज, जितनी बेनिफिट्स चंद्रशेखर राव की बीआरएस सरकार ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया होगा। ठीक। जिस तरीके से फ्रीबीज, महिलाओं को जो सुविधा, महिलाओं को फ्रीबीज, पेंशनर्स को पैसा हाँ जगनमोहन रेड्डी ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हाँ। लेकिन किसी ने भी उसका, उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं दिया। जिस तरीके से लग रहा था महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में यूपी में बीजेपी को देगी, बीआरएस में महिलाएं बीआरएस को देगी, आंध्र प्रदेश में यहां तक जगनमोहन रेड्डी लास्ट मोमेंट तक कह रहे थे कि महिलाएं जो है वो हमें वोट देगी, हमें बचा लेगी, लेकिन हाँ महिलाओं ने नहीं दिया। एग्जिट पोल के बाद आपने जितने भी पोस्टर्स उनको सुने होंगे, खासकर एक्सिस, माई एक्सिस को,
उन्होंने कहा कि 60 करोड़ महिलाएं हैं, हाँ, उसमें से 2% महिलाएं बढ़ गई है, 1.2 करोड़ और बढ़ गई है। ये हाँ। सब के सब बीजेपी को दे रहे हैं। यदि ये सब दे रहे होंगे तो इतना खराब रिजल्ट नहीं आता। तो हम हैदराबाद की 7 सीटों पे लौट रहे हैं, 7 में से 6 जो हैं ओवैसी की पार्टी के पास एमएलए। जी और जो जी। आप बतला रहे हैं कि वहां पर 69% मुस्लिम, 70%, 70% मुस्लिम। मुस्लिम वोटर हैं। तो जी वहां वहां आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि वहां प्रधानमंत्री ने जिनको प्रोजेक्ट किया, बीजेपी कैंडिडेट जो डॉक्टर हैं जी वहां, जी। नाम थोड़ा बता दीजिए, मैं भूल रहा हूँ। लता, लता। माधवी लता, माधवी लता नाम क्या है? जी। माधवी लता नाम है उनका। प्रधानमंत्री हम्म। ने बड़े जोर शोर से उनको प्रोजेक्ट किया था, जी लेकिन वो जीत नहीं पाई चुनाव वो। सर, उनको जीत नहीं पाई तो छोड़ दीजिए, पिछले चुनाव के तुलना में इन्हें और ज्यादा मिला, 3 लाख प्लस वोट से जीते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लीड बढ़ गई उनकी पिछले चुनाव। लीड बढ़ गई जी। तो इसका मकसद क्या था, इनको वहां लड़वा के इस तरह से प्रोजेक्ट करने का? क्या दूसरी सीटों में इसका फायदा लेना था, हिंदू पोलराइजेशन का? सर क्या होता है कि सबको पता था कि एमआईएम वो सीट जीत रही है, हाँ, क्योंकि 84 83 84 से ही वो सीट उनके पास था। पहले हाँ, सुल्तान सलाउद्दीन के पास थे, हाँ। फिर उसके बाद 4 बार इनके पास थे, असदुद्दीन असदुद्दीन। ओवैसी के पास। बीजेपी के पास कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं था जो असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर में दे सके। हाँ, और कांग्रेस ने भी जिस जिस कैंडिडेट को खड़ा किया लास्ट मोमेंट में, मतलब जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उससे 24 घंटा पहले उन्होंने अनाउंस किया, डिस्ट्रिक्ट जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे उन्हें अनाउंस कर दिया। और एक चीज जो असदुद्दीन ओवैसी के जो फेवर में गया, तो उनके जो अगेंस्ट में जो मुस्लिम पार्टीज थे, उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया ताकि अच्छा, वो वोट ना बढ़ जाए। अच्छा। और कांग्रेस ने किस धर्म के व्यक्ति को दिया था? नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने मुस्लिम लीडर को ही दिया, जो हैदराबाद के हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। उनका उनको नतीजा उन्होंने क्या रहा? कांग्रेस के मुस्लिम को कितना वोट मिला होगा वहां से? सर वो मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत कम था, उन्होंने थर्ड पोजीशन पे थे वो। ठीक, उनका कोई मतलब एग्जिस्टेंस का कोई वो ही नहीं था, डायरेक्ट ठीक, फाइट था विद बीजेपी एंड ठीक। एमआईएम। और हाँ, उसमें लग ही रहा था कि एमआईएम को बहुत ज्यादा वोट्स मिलेंगे। हाँ। तो ये ये, एक खाना पूर्ति, जो खाना पूर्ति करते हैं ना, वो मुझे लग रहा था एक हाँ, ड्रामा बाज था, एक हल्ला गोल्ला था, एक मीडिया हाइप था। उसके हाँ। अलावा क्योंकि बीजेपी के लोकल लीडर्स ने भी काम नहीं किया। एक चीज बतलाइए मुझको, मैं असदुद्दीन ओवैसी को देखता हूँ, जहां कहीं बीजेपी चुनाव लड़ती है और किसी दूसरी पार्टी की कोई पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे आपकी बने चाहे कांग्रेस की बने, ये वहां जाके कुछ ऐसा कैंडिडेट खड़ा करते हैं कि इनडायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिले। तो क्या बीजेपी ने इनके खिलाफ ऐसा एक कैंडिडेट खड़ा किया कि जिससे कोई तकलीफ ना हो, इनको मुस्लिम वोट से जीत जाएं ये? बीजेपी इंटरेस्टेड है ओवैसी के जीत के आने में? सर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आपको इस स्टेटमेंट को डिकोड करना है। स्टेटमेंट ये है कि आपने 10 साल मोदी सरकार का परफॉर्मेंस देखा है। जहां पर भी उनके खिलाफ कोई बोलता है, कुछ ना कुछ ईडी का केस होता है, इनकम टैक्स का केस होता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको इसको डिकोड करना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं हैदराबाद में बैठा रहता हूँ हाँ, हाँ, और सबसे रिलेशन मुझे बना के रखना पड़ता है। हाँ, एमआईएम बहुत वोकल है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम्स का जो भी है। आपको याद होगा उनका भाई ने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट बिल्कुल, दिया था, बिल्कुल। जो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, 10 साल बीजेपी सरकार जिसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ, एक भी इनकम टैक्स रेड, एक भी ईडी का रेड क्यों एमआईएम के किसी लीडर्स पे नहीं हुआ है? हाँ, क्योंकि एमआईएम के जो बड़े नेता है, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। एक भी रेड इनके यहाँ क्यों नहीं हुआ? हर छोटे मोटे, आपने छत्तीसगढ़ में इतने रेड्स हो गए, हाँ, अधिकारियों के पास रेड हो गया, जो जो लोग नेता है उनके यहाँ रेड है। हाँ, आप आंध्र प्रदेश में रेड होता है, तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहा, बीच में रेड हो जाता है। हाँ, पी के शिव कुमार के घर पे बार बार रेड होता है, इनकम टैक्स रेड होता है, ईडी रेड होता है, जो कर्नाटका के सबसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। हाँ। तो इसका आंसर आपको समझ जाना चाहिए। मैंने इनसे ट्विटर पे एक बार पूछ लिया था, असदुद्दीन ओवैसी से, कि जहां कहीं बीजेपी कोई चुनाव लड़ती है तो आप वहां जाके ओवैसी शामियाना वाले की तरह शामियाना लगा देते हो? तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था मुझको।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है जो आप कह रहे सर हैं। आपको उन्होंने ब्लॉक किया है तो आपको एक जानकारी दूंगा हाँ, कि उनका कोई एजेंट, उनका कोई पीए, उनका कोई हैंडलर ब्लॉक नहीं किया, वो खुद हैंडल करते हैं ट्विटर अकाउंट। ऐसा तो उन्होंने। आपको उन्होंने पर्सनली अकाउंट ब्लॉक किया आपका। तो मैं हैदराबाद आऊं अगली बार तो थोड़ा कोरोना का मास्क वगैरह लगा के आऊं, वही ठीक रहेगा। जी। दिनेश, बड़ी दिलचस्प बात हुई है, यानी वी कैन कंटिन्यू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर। लेकिन मुझको लगता है कि लाइक एवरी गुड थिंग देयर हैज टू बी एंड ऑफ समथिंग रियली गुड। आपसे बड़ी दिलचस्प बात हुई है, लेकिन मैं कल परसों में आपसे कुछ दूसरे मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। आज मैं चाहूंगा, जितनी बातें हमने की हैं इनमें कई सवाल मुझसे छूटे होंगे, इसमें कहने के लायक कोई बात अगर रह गई है तो मैं चाहता हूं कि आप उसको कहें। सर, दो तीन चीज है। एक, यू कैनॉट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड। यू बहुत हैव टू बी अ फैसिलिटेटर, यू कैनॉट बी अ प्रोवाइडर। आप राजा नहीं हैं, जी। आप इनएक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपका यदि पॉलिटिकल करियर लंबा चलना है तो आप एरोगेंट नहीं हो सकते हैं। दिस हाँ, इज द टेक अवे फ्रॉम दिस इलेक्शंस। ऐसा। जी। तो आप ये मैसेज देना किसको चाह रहे हो? ऐसा दो तीन लोगों के नाम भी आप बतला देते। सर, सभी को सर, जितने भी मुख्यमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, लीडर्स है, मुख्यमंत्री नहीं, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स भी है, सभी है। आप एरोगेंट नहीं हो सकते हैं, आपको हम्बल होना पड़ेगा। नहीं तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है, यू विल बी टॉट लेसन। देखिए, देश में चीफ मिनिस्टर बहुत सारे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह तो और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपने कहा तो प्रधानमंत्री तो एक ही है जी। देश में। तो जी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अगर इस बात को सुनेंगे किसी तरीके से तो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, आपको ब्लॉक वगैरह नहीं करेंगे ट्विटर पर। मैं उनको फॉलो भी नहीं करता हूं सर, तो ब्लॉक करने की जरूरत भी नहीं है। दिनेश, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। हम रूबरू मिलते हैं जब, तब भी बातचीत जी। बहुत अच्छी लगती है आपसे। हर बार मुझको राजनीति की एक नई समझ मिलती है, जितने तरह के कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं। तो आप, यू आर यूनिकली प्लेस्ड कि आप कुछ स्टेट में रह के उसको देखते हैं, कुछ स्टेट में आते जाते रहते हैं, और देश भर में आपके साथ काम करने वाले लोगों से आपको बड़ी अपडेटेड जानकारी मिलती है। हम फिर बात करेंगे 2-3 दिनों के भीतर दिनेश, देश की और जो तस्वीर बन रही है, पॉलिटिकल तस्वीर, उसको लेकर। आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जब रायपुर अगली बार आना होगा चाय पीने, आप ऑफिस आना। हमारे थैंक यू सर। अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते रहना हमेशा की तरह, बिना बिना किसी रेम्यूनरेशन के। थैंक यू सो मच सर। फिर मिलते हैं दिनेश। जी सर। थैंक यू। थैंक यू।